हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल महरज मास्टरी क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल गुड और डूइंग वेल इन देयर लाइफ। और जिस भी एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो वो अच्छे से कर रहे हो। ओके, तो अभी 25 मई को यूपीएससी का प्रीलिम्स होगा है। तो आप प्लीज़ बताओ कि किस किस ने इस बार प्रीलिम्स दिया है और कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आप क्लियर कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट करते हैं हम आज का हमारा टॉपिक, वाइट पेपर ऑन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म 1933। तो मैंने जैसे आपको बोला था कि इससे पहले जो मैंने बोला था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935 को पढ़ने से पहले हमें कितने 3 टॉपिक पढ़ने हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। वो टॉपिक कौन कौन से? एक था साइमन कमीशन, ठीक है, वो हमने कवर कर लिया है। देन था 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट थी। और आज हम कर रहे हैं इस टॉपिक का जो है हमारा वाइट पेपर। ओके, तो अगर आपने इन लेक्चर को नहीं देखा तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस लेक्चर को देखिए, तभी आपको 1935 का एक्ट अच्छे से क्लैरिटी से समझ आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, वाइट पेपर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म। बट उससे पहले हम करेंगे हमारी आज की कोटेशन। यू आर स्ट्रोंगर देन यू आर थिंक। इस कोट में क्या बोला गया है कि आप जितना सोचते हो ना कि हम इतने स्ट्रोंगर नहीं हैं, आप उससे ज़्यादा स्ट्रोंग होते हो। जैसे हमारे अंदर जितनी ताकत होती है ना, हमें खुद नहीं पता होता कि हमारे पास इतनी ताकत है। मुश्किल समय में भी हम उससे ज़्यादा संभाल सकते हैं जितना हम सोचते हैं। मान लो कि आपके पास कोई प्रॉब्लम आई है, ठीक है, उस प्रॉब्लम को आप सोच रहे हो कि मैं ऐसे ऐसे इसको टैकल करूँगा, और क्या पता उसका सोल्यूशन अच्छे से निकले या नहीं निकलेगा। बट जब आपके पास वो प्रॉब्लम आती है तो उसको आप अच्छे से टैकल करते हो। तो ये हमें याद दिलाता है कि हम अंदर से जितने मजबूत होते हैं ना, हमें खुद भी भरोसा नहीं होता है। तो बात सिर्फ इतनी है कि हमें खुद पर कॉन्फिडेंट होना चाहिए, ठीक है, कॉन्फिडेंस रखना चाहिए कि हम इस हर एक मुश्किल को पार कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। सबसे पहले है वाइट पेपर क्या है। ओके, वाइट पेपर किसको बोलते हैं? ए वाइट पेपर इज़ एन ऑफिशियल गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट। एक ऑफिशियल गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट है जिसने प्रपोजल दिया कि लेजिस्लेटिव और पॉलिसी मीन कि आने वाले टाइम में ब्रिटिश इंडिया में कैसी लेजिस्लेटिव होगी और कैसी पॉलिसीज़ वो बनाएंगे। इसके कॉन्टेक्स्ट में देखें तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने प्रपोजल किया कि इस प्रपोजल के थ्रू वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल में रिफॉर्म लेके आएंगे। ओके, देन अगर हम इसकी बैकग्राउंड की बात करें तो जैसे मैंने आपको बोला कि साइमन कमीशन जो था वो 1927 में आया था, मीन आना इसको 1929 में था, बट ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 2 साल पहले ही इसको भेज दिया और इसकी रिपोर्ट जो सबमिट करवाई गई वो 1930 में करवाई गई। देन इस कमीशन के आने के बाद कोई भी क्लियर कंसेंसस नहीं निकला। उसके बाद उन्होंने 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस करवाई जो 3 साल चली, बट इसमें भी कोई क्लियर कंसेंसस नहीं निकला। ना ही इंडियन लीडर सेटिस्फाइड हुए और ना ही ब्रिटिश गवर्नमेंट सेटिस्फाइड हुई। देन उन्होंने बोला कि अब हम क्या करेंगे, एक वाइट पेपर लाएंगे जिसमें हम आगे आने वाले फ्यूचर में गवर्नमेंट कैसे चलेगी उसके बारे में बताएंगे, ठीक है। तो जो भी आउटकम निकले राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस में वो सारे के सारे कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट में आए इंडिया में। ओके, जैसे उन्होंने कुछ साइमन कमीशन से ले लिए, कुछ राउंड टेबल से लिए, देन उन्होंने वाइट पेपर से भी लिए। ओके, और वाइट पेपर रिफॉर्म जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि वाइट पेपर जो हमारा वाइट पेपर है ना, इससे ही गवर्नमेंट ऑफ 1935 के
बहुत सारे प्रोविजंस निकल के आएंगे, तो इसको अच्छे से ध्यान से आप लोगों ने समझना है। ओके, तो चलिए चलते हैं, इसके पढ़ते हैं की प्रोविज़न। सबसे पहले की प्रोविज़न है ऑल इंडिया फेडरेशन, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, डिवीजन ऑफ पावर्स, बाइकैमरल सेंट्रल लेजिस्लेटिव, देन फ्रेंचाइज एंड इलेक्शंस, माइनॉरिटी एंड कम्युनल रिप्रेजेंटेशंस, रिटेंशन ऑफ इमरजेंसी पावर। तो चलिए इन सबको हम एक एक करके क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं अच्छे से। सबसे पहले जो हमारा प्रोविज़न है वो है ऑल इंडिया फेडरेशन। तो इन्होंने क्या किया, प्रपोज किया कि ऑल इंडिया फेडरेशन को हम लाएंगे, मीन ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस और इंडियन प्रिंसली स्टेट क्या करेंगे, हम दोनों को इकट्ठा करेंगे। यानी कि ब्रिटिश क्या करते थे, ब्रिटिश प्रोविंसेस जैसे बॉम्बे, मद्रास जैसी प्रोविंसेस और प्रिंसली स्टेट्स यानी कि हैदराबाद, यहाँ पर राज्य थे, ठीक है, मैसूर, इन सबको क्या करते हैं, इकट्ठा करते हैं और उनको क्या बोलेंगे कि हम सेंट्रल का रूल लेके आते हैं, जैसे कि एक ही रूल करेगा, मीन यूनाइट करेंगे एक सिंगल फेडरेशन में, मीन कि पावर डिवाइड करेंगे सेंट्रल और रीजनल गवर्नमेंट में। और वो पावर कैसे डिवाइड करेंगे कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जैसे कि फेडरल गवर्नमेंट होगी, वो क्या देखेगी, वो देखेगी डिफेंस सिस्टम, जैसे डिफेंस सिस्टम, देन फॉरेन अफेयर, ये सब क्या करेंगे, ये ब्रिटिशर्स देखेंगे। और अगर बात करें हम एजुकेशन को संभालने की, हेल्थ के रिलेटेड, तो ये सब प्रिंसली स्टेट मीन लोकल गवर्नमेंट देख लेगी। ओके, तो ऐसे इन्होंने इंडियन फेडरेशन का कॉन्सेप्ट लेके आया, बट इन्होंने इस फेडरेशन को इम्प्लीमेंट अच्छे से नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि प्रिंसली स्टेट ने बिल्कुल मना कर दिया कि हम इसको नहीं मानेंगे। ठीक है, तो ये रहा आपका पहला प्रोविज़न ऑल इंडियन फेडरेशन। देन आपका आता है सेकंड प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। अगर हम बात करें प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की, तो इन्होंने क्या किया, सबसे पहले प्रोविंसेस में डायरकी सिस्टम को ख़त्म करने के रिकमेंडेशन की। ओके, देन प्रोविंसेस टू हैव फुली रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, इन्होंने कहा कि प्रोविंसेस जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की तरह काम करेंगी। गवर्नर के पास अभी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, डिस्क्रिशनरी पावर थी, मीन्स कि इन्होंने क्या किया कि जैसे गवर्नर आज गवर्नर है, गवर्नर के पास डिस्क्रिशनरी पावर है, मीन कि वो अपनी पावर को यूज़ करके किसी की एडवाइस के बिना भी क्या कर सकता है, अगर उसको कोई डिसीज़न लेना है तो वो ले सकता है। और आज हम बात करें अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, तो हमारा आर्टिकल 356 भी यही बताता है कि प्रेसिडेंट के पास ये पावर होती है कि अगर उसको कोई इम्पोर्टेंट डिसीज़न लेना है तो वो ले सकता है, ठीक है, विदाउट किसी की एडवाइस के। देन हम बात करेंगे नेक्स्ट प्रोविज़न की, जो है डिवीज़न ऑफ पावर। अभी देखो इन्होंने क्या किया, 3 फोल्ड डिवीज़न कर दी। 3 फोल्ड डिवीज़न मीन फेडरल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। अगर हम बात करें हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की आज, तो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी आज फेडरल की जगह पर सेंट्रल लिस्ट है, प्रोविंशियल लिस्ट की जगह स्टेट लिस्ट है, और कॉन्करेंट लिस्ट की जगह कॉन्करेंट लिस्ट ही है। अगर हम इनकी बात करें, फेडरल मीन कि कुछ सब्जेक्ट हैं वो सेंट्रल के पास होंगे, कुछ सब्जेक्ट हैं वो स्टेट के पास होंगे, और कुछ सब्जेक्ट हैं वो सेंटर और स्टेट के दोनों के पास होंगे। तो इस कॉन्सेप्ट को हम अच्छे से नेक्स्ट एक्ट में, जो गवर्नमेंट एक्ट है 1935 में, उसमें समझेंगे। ठीक है, अभी के लिए आप ये याद रखो कि इस वाइट पेपर रिफॉर्म के अकॉर्डिंग इन्होंने डिवीज़न ऑफ पावर की। ठीक है, और यही चीज़ इन्होंने अडॉप्ट की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में। ओके, देन बाइकैमरल सेंट्रल लेजिस्लेचर, इसका मीन क्या कि इन्होंने अब क्या किया, सेंटर में 2 हाउसेस को रिकमेंड किया, फेडरल असेंबली बनाई और काउंसिल ऑफ स्टेट बनाई। फेडरल असेंबली को लोअर हाउस बोला
और काउंसिल ऑफ स्टेट को अपर हाउस बोला। और दोनों ही हाउसेस में क्या इंडियन और ब्रिटिश रिप्रेजेंटेशन कर सकते थे। ओके, देन हमारा आएगा फ्रेंचाइज एंड इलेक्शन। इन्होंने क्या किया कि अब फ्रेंचाइज को आप क्या करो, एक्सपेंड करो, मीन और लोगों को राइट टू वोट का हक दो। ठीक है, तो वोटिंग राइट स्टिल अभी भी प्रॉपर्टी जिनके पास थी, अच्छी वाली प्रॉपर्टी जिसके पास थी, जिसकी इनकम अच्छी थी, एजुकेशन अच्छा था, क्वालिफिकेशन के बिहाफ पर क्या करते थे, फ्रेंचाइज का राइट दिया हुआ था। तो यहाँ पर इन्होंने इस चीज़ को रिकमेंड किया कि आप इसको एक्सपेंड करो। और कुछ पोजीशन में इन्होंने बोला कि इनडायरेक्ट इलेक्शन करवा दी। ठीक है, तो कुछ पोजीशन में, बहुत सारी पोजीशन की बात करें तो इन्होंने प्रपोज किया कि इनडायरेक्ट इलेक्शन ही रहने दो। ओके, देन बात करें माइनॉरिटी और कम्युनल रिप्रेजेंटेशन की। अभी क्या बात कर रहे थे हम, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या है कि सेपरेट इलेक्टोरेट देने। जैसे मुस्लिम कम्युनिटी को बोला कि आप अपना खुद रिप्रेजेंटेटिव खड़ा कर सकते हो, और वही आप मुस्लिम कम्युनिटी सारे के सारे उस रिप्रेजेंटेटिव को ही वोट कर सकते हो। ओके, ऐसे इन्होंने मुस्लिम कम्युनिटी, सिख, एंग्लो इंडियन, क्रिश्चियन और डिप्रेस्ड क्लासेस में ये चीज़ों को कंटिन्यू रखा। ओके, कम्युनल इलेक्टोरेट को कंटिन्यू रखा। देन बात करें हम रिटेंशन ऑफ इमरजेंसी पावर की, तो गवर्नर जनरल और गवर्नर के पास अभी भी इमरजेंसी की पावर थी, वो ओवरराइड कर सकते थे। ओवरराइड मीन कि इलेक्टेड गवर्नमेंट से वो ओवरराइड कर सकते थे कोई भी डिसीज़न को। अगर उनको डिसीज़न पसंद नहीं आ रहा था तो वो गवर्नर जनरल क्या कर सकता था, ओवरराइड कर सकता था। देन हम बात करें युडिशरी की, तो युडिशरी की बात करें तो इन्होंने फेडरल कोर्ट का प्लान जो था इस्टेब्लिश रखा था, जो पहले 1937 में इस्टेब्लिश किया, उसी को इन्होंने कंटिन्यू किया। अब सेपरेट युडिशरी को सेपरेट किया एग्जीक्यूटिव से इन दी प्रोविंसेस प्रोपोज्ड। मीन प्रोविंसेस में इन्होंने क्या किया, ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, सेपरेट कर दी युडिशरी को एग्जीक्यूटिव से। ओके, प्रोविंसेस में। देन बात करें इस एक्ट का, जो भी वाइट पेपर रिफॉर्म इन्होंने लेके आया, इसका इंडियन का क्या रिएक्शन का, इंडियन का क्या रिएक्शन था। सबसे पहले बात करें इंडियन नेशनल कांग्रेस ने, इन्होंने रिजेक्ट कर दिया वाइट पेपर को, क्योंकि इन्होंने बोला कि ये हमें सेल्फ गवर्नमेंट का राइट नहीं दे रहे। ये फुली क्या दिख रहा है कि ये ब्रिटिश कंट्रोल ही, मतलब खुद ही कंट्रोल करना चाहते हैं। ओके, और सेल्फ रूल नहीं देना चाहते। मुस्लिम लीग में क्या था, इनका मिक्स्ड रिएक्शन था। मीन ये आधे माने हुए थे और आधे नहीं मान रहे थे। सपोर्टेड इलेक्टोरेट, इन मुस्लिम कम्युनिटी के लिए कम्युनल इलेक्टोरेट का कॉन्सेप्ट लेके आया था। कुछ सपोर्ट कर रहे थे और बोल रहे थे कि हमें और ज़्यादा सेफगार्ड्स चाहिए। ओके, और दूसरे ग्रुप की बात करें तो कुछ माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ जो थी, उन्होंने कम्युनल सेफगार्ड को वेलकम किया, और इंडियन प्रिंसेस ने इस चीज़ को फेडरेशन को ज्वाइन करने से मना कर दिया। तो ये था इंडियन का रिएक्शन। अगर हम बात करें आउटकम की, तो आउटकम की बात करने के बाद कि वाइट पेपर फॉर्म गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इस प्रपोजल के थ्रू प्रपोजल के थ्रू ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 निकल के आया। बहुत सारे फीचर्स जो थे वो इम्प्लीमेंट नहीं हुए थे, वाइट पेपर ने जो सर्व किए थे, जो ब्लूप्रिंट रहा है फ्यूचर रिफॉर्म का। ओके, इसमें बहुत सारे जो फीचर थे वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाए थे। ओके, तो देन आज का टॉपिक आपका यही तक था। अगर आपको इस लेक्चर की PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले, मेहराज मास्टर क्लासेस 24 आएगा। ओके, यहाँ पर 24। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि लेक्चर कैसा लगा है। और नेक्स्ट लेक्चर के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल मेहराज मास्टरी क्लासेस। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जो है हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय एवरीवन।
जय हिंद।